हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मदर्स एजुकेशन आपके ऑनलाइन करंट अफेयर क्लासरूम में। मैं हूं प्रियेश पारिक और आज की हमारी जो क्लास है उसमें कुछ पहले हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और साथ ही उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट करंट की न्यूज़ है वो करेंगे और इसके बाद हम रिवाइज करेंगे 19 और 20 जुलाई का करंट अफेयर। थोरोली हम रिवाइज करने वाले हैं और हमारी जो क्लास है स्पेसिफिकली एसएससी मेंस के लिए डिजाइन की गई है। तो जो भी कैंडिडेट्स एसएससी की तैयारी कर रहे हैं प्लीज इस क्लास को जरूर देखें और अपना मार्क्स जो स्कोर है उसे इंक्रीज करने का प्रयास करें। yesterday we have studied about the international tiger day, so there are certain facts which I forgot to mention was international tiger day. So there are certain facts which you have to keep in mind. There are three countries. I told yesterday that there are three nations where tiger has been extinct. So what are these countries? The countries are Laos, Vietnam, and the latest one is Cambodia. So kindly correct these data in the last class. कंबोडिया में क्या हुआ है बेसिकली 2007 के बाद से कोई टाइगर नहीं देखा गया है। तो इन द ईयर 2022 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ कंबोडिया, they have signed an agreement that India will translocate four tigers to Cambodia. बेसिकली हुआ क्या है, कंबोडिया में टाइगर्स की पॉपुलेशन है नहीं, तो भारत ने ये श्योर किया दैट वी विल फर्स्ट, ये जो प्रोजेक्ट है ट्रांसलोकेशन का, इट इज द वर्ल्ड फर्स्ट ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट ऑफ टाइगर। ध्यान रखिएगा अभी होने वाला इस साल जो नवंबर दिसंबर में ये एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द 16th यूएन कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता पर जो संयुक्त राष्ट्र का अधिवेशन होता है, सम्मेलन होता है, उसका 16वां सम्मेलन किस देश में होने वाला है? चार ऑप्शन है, फर्स्ट कंबोडिया, वेनेजुएला, मैक्सिको, फोर्थ इज इंडिया। इसका राइट आंसर है कंबोडिया, सॉरी कोलंबिया। कोलंबिया के अंदर जो है इस साल अक्टूबर नवंबर में होने वाला है ये सम्मेलन, 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बेसिकली क्या है, अब तक कुल 15 एडिशन हो चुके हैं। जो 15th हुआ था, इट वाज कंक्लूडेड इन दी कुनमिंग शहर है चाइना का, और एंड हुआ था इसका इन दी मॉन्ट्रियल ऑफ कनाडा। यहाँ पर जो एग्रीमेंट साइन हुआ था, एक फ्रेमवर्क बनकर आया था, उसका नाम था कुनमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क, ग्लोबल फ्रेमवर्क। तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं, वैसे इन डिटेल नहीं, बट ये 2022 में लास्ट समिट हुई है इन दी कुनमिंग एंड मॉन्ट्रियल। तो जो कोप 16 होने वाला है कोलंबिया में, ये इसका लोगो एक फ्लावर है, विशेष प्रजाति जो एंडेमिक है, मतलब स्पेसिफिकली कोलंबिया के अंदर ही पाई जाती है, और इसी को शोकेस करने के लिए कि जैव विविधता पर जो है ये सम्मेलन कितना इंपॉर्टेंट है, तो शोकेस करने के लिए सिंबल दिया गया है इसका। और इसका बेसिकली जो मोटो है, स्लोगन है, वो क्या है? पीस विद नेचर, यानी प्रकृति के साथ शांति बनाए रखना। इससे साफ जाहिर होता है कि ये जो समिट होने वाली इंपॉर्टेंट होने वाली, बिकॉज इसका स्लोगन भी क्या है कि पीस विद नेचर, यानी प्रकृति के साथ शांति बनाए रखें। तो 16 समिट जो होने वाली, इट विल बी हेल्ड इन दी सिटी कैली, कैली शहर है कोलंबिया का, वहां होने वाली समिट ये कब से होगी? 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 तक, राइट। तो इमेज है, ये फ्लावर है यहाँ का, इसका फ्लावर का नाम है इनीरिडा फ्लावर, इनीरिदा या इनीरिडा फ्लावर। ये फ्लावर स्पेसिफिकली एंडेमिक है कोलंबिया के अंदर, तो इसको एज ए इन्होंने थीम के रूप में इस्तेमाल किया है फ्लावर को। हम बात करते हैं, हमारे लिए कोलंबिया शहर कोलंबिया कंट्री इंपोर्टेंट था कि वहां पर 16 समिट होने वाली। नेक्स्ट हमारे लिए इंपोर्टेंट है जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन, यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बेसिकली होता क्या है, इन द ईयर 1992 में क्या होता है? रियो समिट होती है, ठीक है, अर्थ समिट होती है रियो में। क्या होती है? अर्थ समिट। यहाँ पर दो बातें निकल कर आती हैं, दो कन्वेंशन साइन होते हैं। पहला होता है
यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। साथ में आता है सेकंड वाला UNCBD, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसकी हम बात कर रहे हैं। क्लियर? तो ये जो है एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। लीगली बाइंडिंग का मतलब क्या है? जो ऐसे देश ऑलमोस्ट 196 कंट्रीज हैं वो इसकी पार्टिसिपेटरी कंट्री हैं, यूएस और वेटिकन को छोड़ करके। भारत इसका सिग्नेटरी भी है और भारत ने इसको रेटिफाई किया है, मतलब इस पे हस्ताक्षर भी किए हैं, साथ ही साथ इसको हमारे पार्लियामेंट से पास भी किया है कि हम जो है जैव विविधता के संरक्षण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, मतलब जो डिसीजन इस सम्मेलन में लिए जाएंगे वो सभी देशों पर इम्प्लीकेबल होंगे। तो इट इज ए लीगली बाइंडिंग ट्रीटी रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन दी ग्लोब। विश्व में जो जैव विविधता है उसको संरक्षण करने के लिए ये किया गया। ये कहाँ साइन हुआ था? इट वाज साइंड एट द अर्थ समिट अलोंग विद द यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC जो है इसके साथ ही ये पास किया गया था। ये किसके अंदर आता है प्रोग्राम? इट कम्स अंडर द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, UNEP है। इसके तहत जो है ये UNCBD ये सम्मेलन आयोजित होता है। नेक्स्ट है इंडिया, इसका पार्टी हमने पढ़ा है। अब इसकी जो सबसे बड़ी बॉडी है वो क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, मींस जो भी सदस्य देश हैं वो सारे इसके अंदर भाग लेंगे और वो डिसाइड करेंगे कि अगला स्टेप क्या होने वाला है अगले कुछ वर्षों में। मान लीजिए कि कुछ डेडलाइन डिसाइड कर दी जाए बिफोर 2050 और बिफोर 2060 हमें इन टारगेट्स को अचीव करना है, तो ये कौन करेगा? इट विल बी डिसाइडेड बाय द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। पार्टीज मतलब वो सारे सदस्य देश हो गए इसके अंदर, और कॉन्फ्रेंस में उनका सम्मेलन। तो ये हमने बात कर ली। इसका सचिवालय है, इट इज लोकेटेड इन दी मॉन्ट्रियल कनाडा। क्लियर? दो मेंबर हैं यूएन के, जो इसके मेंबर नहीं है वो कौन है? यूएसए, ध्यान रखिएगा, यूएसए नहीं है, साथ ही साथ वेटिकन सिटी, ये जो शहर है, ये देश है, ये भी इसका पार्टी नहीं है, इसका हस्ताक्षर करता नहीं है। जो 15th यूएन समिट हुई थी रिगार्डिंग द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इट वाज कंक्लूडेड इन कनाडा मॉन्ट्रियल। शुरुआत कहां से होती है? इट वाज स्टार्टेड इन दी कुनमिंग सिटी ऑफ चाइना। और एक जो लास्ट में इनका डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ उसे कहा गया कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क ये अडॉप्ट किया गया। इसमें कुछ टारगेट थे, ऑलमोस्ट 23 टारगेट्स थे। अब टारगेट इस तरह से थे कि 30% जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ है उसको हमें फिर से सिक्योर करना है बिफोर 2030। ऐसे कुछ 23 टारगेट्स हैं। अगर वो आप चाहें तो डिटेल के अंदर देख सकते हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि 15 समिट कहाँ हुआ था, 16 कहाँ होने वाला है, और इसका संबंध किससे कब शुरू हुआ है। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डीआरडीओ के बारे में। देखिए क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है बिकॉज डीआरडीओ ने हाल ही में फेज 2 ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, हम एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर रहे हैं जिसमें कि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं उनको किस प्रकार से आइडेंटिफाई कर पाए, उसे कर पाए डिटेक्ट, और उसे क्या कर पाए? डिस्ट्रॉय। इसके लिए क्या हुआ है कि डीआरडीओ के द्वारा जो हमारा ओडिशा के पास अब्दुल कलाम द्वीप है वहां से इस एंटी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का क्या हुआ है? एक टेस्ट हुआ है फेज 2 का। इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया कि डीआरडीओ के बारे में, कि डीआरडीओ के वर्तमान में प्रमुख कौन है। आपके सामने चार नाम है। फर्स्ट इज एस सोमनाथ, सेकंड समीर वी कामत, थर्ड इज गिरीश चंद्र मुर्मू जी, फोर्थ है टीवी सोमनाथन। देखिए इसमें गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। अगर आप थोड़े भी अवेयर है करंट अफेयर से, गिरीश चंद्र मुर्मू इज दी करंट कैग ऑफ इंडिया। भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू जी। ये ऑप्शन हमारा होता है एलिमिनेट। सेकंड है एस सोमनाथ जी। हम जानते हैं कि इसरो के चेयरमैन वर्तमान में कौन है? एस सोमनाथ जी। ये ऑप्शन ही हमारा क्या होता है? एलिमिनेट होता है। तो हम फिर बचते हैं दो ऑप्शन, समीर वी कामत जी और टीवी सोमनाथन जी। देखिए टीवी सोमनाथन जी है ना, ये हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी भारत सरकार के वित्त सचिव हैं। कौन? टीवी सोमनाथन जी। तो लास्ट ऑप्शन क्या बचता है? समीर वी कामत। ये हमारे डीआरडीओ के प्रेजेंट में चेयरपर्सन है, डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। क्लियर? अब ध्यान रखिएगा जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसके सचिव होते हैं, वही क्या होते हैं? चेयरमैन। क्लियर?
तो डीआरडीओ की स्थापना कब होती है? इट वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1958। अब इसमें क्या हुआ 1958 में जब डीआरडीओ की स्थापना होती है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या होता है कि कुल दो संस्थाएं थी, टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट टीडी, जो कि इंडियन आर्मी का एक डिवीजन था, एक एस्टेब्लिशमेंट था। क्या था? टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट टीडी। साथ ही साथ क्या था? एक निदेशालय था, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, यानी तकनीकी विकास एवं उत्पाद निदेशालय, जिसको मर्ज किया गया अलोंग विद दी डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन, यानी रक्षा विज्ञान संगठन है, उसके साथ मर्ज किया गया। और क्या बना 1958 में? डीआरडीओ। डीआरडीओ का जो मोटो है वो क्या है? ये है बलश्य मूलम विज्ञानम। बलश्य मूलम विज्ञानम, ये आप याद रखिएगा। इट कैन बी आस्क्ड इन एनी एग्जामिनेशन एट एनी स्टेज, प्रीलिम्स और इवन नेक्स्ट स्टेज। तो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव, इसका मतलब क्या निकलता है? द सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ इज साइंस। जो शक्ति है उसका स्रोत क्या है? विज्ञान है। इसमें साफ लिखा है बलश्य मूलम विज्ञानम, बल का मूल क्या है? विज्ञान। मींस जो शक्ति मिलती है, हमें ताकत मिलती है, उसके पीछे क्या है? विज्ञान। विज्ञान क्या करती है? इट कैन ड्राइव द नेशन इन पीस एंड वॉर। मतलब अगर विज्ञान का सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो शांति स्थापित की जा सकती है और युद्ध भी किया जा सकता है। ये इसका मोटो है किसका? बलश्य मूलम विज्ञानम किसका है? डीआरडीओ का। अब डीआरडीओ की बात करें तो जो वर्तमान में डीआरडीओ है, डीआरडीओ की कुल 41 लेबोरेटरीज हैं, 41 लेबोरेटरी हैं, प्रयोगशालाएं 5 जो हैं डीआरडीओ यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरीज हैं, याद रखिएगा। इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? अलग अलग फील्ड में कुछ डेवलपमेंट करना, अलग अलग ऑब्जेक्टिव के लिए। जैसे क्या है कि एक तो एरोनॉटिक्स होती है हमारी, उसके लिए आर्मामेंट्स, जो हमारे आयुध होते हैं, कवच होते हैं, उनके लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में, कॉम्बैट व्हीकल में, जो युद्ध वाहन होते हैं, कॉम्बैट लड़ाकू वाहन होते हैं, उनको बनाने में। इंजीनियरिंग सिस्टम को डिजाइन करने में, एडवांस्ड कंप्यूटिंग में, मिसाइल्स को डेवलप करने में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, और नेवल सिस्टम, जो नौसेना के अलग अलग तंत्र प्रणालियां होती हैं, उनको डेवलप करने में। लाइफ साइंसेस के अंदर ट्रेनिंग को इम्प्रोवाइज करने के लिए। इंफॉर्मेशन सिस्टम और एग्रीकल्चर के अंदर हम देखते हैं कि अलग अलग जो है, अलग अलग क्षेत्र में डीआरडीओ का रिलेवेंस कितना भारत के लिए है। हम बात करते हैं कि डीआरडीओ की बात की है, रक्षा की बात की, तो हमारे सामने 3 नाम दिए गए हैं, 3 पोस्ट है। फर्स्ट है डिफेंस मिनिस्टर, ये आप जानते हैं सभी कि श्री राजनाथ सिंह जी हैं, वर्तमान में डिफेंस मिनिस्टर है। और रक्षा राज्य मंत्री कौन है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस श्री संजय सेठ हैं, जो कि वर्तमान में भारत के रक्षा राज्य मंत्री हैं। ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं और ये राज्य मंत्री हैं। और रक्षा सचिव कौन है? डिफेंस सेक्रेटरी इज पी गिरधर अरमाने, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज रिकॉर्डेड द डिक्लाइन इन पॉपुलेशन फॉर द 15th ईयर इन अ रो। मतलब ऐसा कौन सा देश है जिसमें पिछले 15 सालों से प्रति वर्ष जो जनसंख्या है कम होती जा रही है? ये बड़ा एक अच्छा फैक्ट है। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, साउथ कोरिया, वियतनाम, जापान और फिलीपींस। देखिए इसका राइट आंसर है जापान। जापान में क्या हो रहा है? पिछले 15 सालों से कंटिन्यूअसली पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है, और ऐसा माना जा रहा है कि वर्ष 2080 तक आते आते तो इनकी आबादी लगभग 8-9 करोड़ रह सकती है। तो जापान टोटल पॉपुलेशन डिक्लाइन फॉर द 15th स्ट्रेट ईयर इन द 2023। जापान एक ऐसा देश है जिसमें पिछले 15 सालों से लगातार जनसंख्या की कमी होती जा रही है। ऐसा क्यों है? उसकी वजह हम पढ़ेंगे। कुछ फैक्टर्स हैं जो कि वहाँ के जो आंतरिक मामलों का मंत्रालय है उनके द्वारा पता के एक सर्वे किया गया। सर्वे के अंदर कुछ फिगर सामने आए, कुछ फैक्ट सामने आए कि इनकी वजह से जो है यहाँ पर जापान में पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है फॉर दी लास्ट 15 ईयर्स। अब इसमें हुआ क्या कि देखो, पिछले साल 7,30,000 जो है ये बर्थ हुए, मतलब 7,30,000 बच्चों का जन्म हुआ। वहीं मृत्यु की बात करें तो 1.58 मिलियन, मतलब 15,80,000 करीब लोग मारे गए, उनकी डेथ होती है। और इस साल जो 1 जनवरी को उनकी आबादी थी वो कितनी थी पॉपुलेशन? 124.9 मिलियन, मतलब कितना हुआ? लगभग लगभग हुआ 12,49,00,000। क्लियर? अब बात करें सर्वे के अंदर ऐसा क्यों पाया गया है। देखिए ये फिगर इसलिए काम के हैं बिकॉज जो कंडीशन आज जापान की है, यहाँ पर वर्किंग एज जो है वो कम होती जा रही है, और एज पॉपुलेशन जो वृद्ध लोग हैं उनकी जनसंख्या बढ़ने वाली है। ये कंडीशन किसी भी देश में आ सकती है, इवन इंडिया के अंदर भी आने वाली है ये कंडीशन, अगर हम टाइम पर सचेत नहीं होते हैं तो इन दी नेक्स्ट फ्यू डेकेड्स। अब हुआ क्या, उसमें पाया गया कि वहाँ के जो युवा लोग है, यंगर जनरेशन है, दे आर नॉट विलिंग टू हैव चिल्ड्रंस, कि मतलब उनके बच्चा पैदा करने में, उनके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उन्हें लाने के लिए उनका कोई चाव नहीं है। सेकंड है उनका कि ब्लीक जॉब प्रोस्पेक्ट, मतलब कि जॉब जब
जो उनको नौकरियां मिलती हैं, नौकरी के ऑफर मिलते हैं, वो इतने अट्रैक्टिव नहीं है, इतने लुक्रेटिव नहीं है। थर्ड है हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग। देखिए क्या है कि अगर जीवन जीने की लागत ही बढ़ जाएगी, फिर आप सैलरी कितनी बढ़ाओ उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। और जापान में ये हो रहा है कि वहाँ जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो तो इंक्रीज कर रही है, राइज कर रही है, बट अगर हम बात करें कि सैलरीज है उनकी, वो उनकी इतनी ग्रो नहीं कर रही है। इसलिए क्या हो रहा है कि उन्हें एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं, तो वो अपनी फैमिलीज को एक्सपेंड नहीं करना चाह रहे हैं। साथ ही साथ एक जेंडर बायस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है महिलाओं के साथ। वर्क प्लेस पर क्या होता है कि जो कॉर्पोरेट कल्चर है वहां पर, जो प्राइवेट कंपनीज है वहां पर क्या है, जो विमेन वर्कर्स हैं उनके साथ कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेट होता है इन दिस इन टर्म्स ऑफ सैलरी एज वेल एज दी वर्किंग एनवायरनमेंट। क्लियर? जो वहाँ कामकाजी महिलाएं हैं, ऐसी माताएं हैं जो कि ऐसी महिलाएं जो माँ भी हैं और नौकरी भी कर रही हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन होता है एट दी वर्क प्लेस। ये कुछ फैक्टर्स हैं। थोड़ी हम बात करते हैं जापान के बारे में कि जापान कहाँ लोकेटेड है। तो ये इट इज लोकेटेड इन दी ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन, और ये कहाँ है, चीन के बिल्कुल ईस्टर्न पार्ट में। और ये क्या है, जापान जो है ना एक आइलैंड कंट्री है, और ये लगभग 14,125 जो द्वीप हैं उनसे मिलकर बना है। तो कुल 4 आइलैंड है अगर हम देखें नॉर्थ टू साउथ। तो फर्स्ट है होकाइडो, सेकंड होंशु, थर्ड है शिकोकू, फोर्थ है क्यूशु आइलैंड। जो होंशु आइलैंड है ये सबसे बड़ा आइलैंड है। होंशु होंशु द्वीप जो सबसे बड़ा द्वीप है, और यहीं पर इसकी कैपिटल सिटी है टोक्यो सिचुएटेड। ये आप याद रखिएगा। होकाइडो, होंशु, शिकोकू और क्यूशु 4 आइलैंड है जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ अवस्थित है। जो कैपिटल सिटी जापान की वो का है, होंशु द्वीप पर है। अब ध्यान रखिएगा आपकी जो होकाइडो और होंशु है ये जापान है, ये दो द्वीप हैं ऊपर के, ये होकाइडो और ये हमारा होंशु। यहाँ पर एक जल संधि है, इसका नाम है सुगारू स्ट्रेट। सुगारू या सुगारू कह सकते हैं इसको आप, सुगारू स्ट्रेट। क्या करती है, इस तरफ जापान सी है और इस तरफ क्या है, पैसिफिक ओशन। इन दोनों को क्या करती है, जोड़ने का काम करती है सुगारू जल संधि। लेकिन जो हमारा वेस्टर्न कंट्रीज है, मतलब पश्चिमी देश है, वो इस जल संधि को एक नया नाम देते हैं। वो कहते हैं, हमारे पास जो मैप उसमें क्या नाम है इसका, स्ट्रेट ऑफ संगर, यानी संगर की जल संधि। ध्यान रखिएगा, इन्होंने एक नया नाम दे रखा है, दैट इसका नाम क्या है, स्ट्रेट ऑफ संगर। यदि एग्जाम में पूछा जाए आपसे कि सुगारू स्ट्रेट इज लोकेटेड बिटवीन विच, कनेक्ट्स विच ओशन, इधर जापान सी है, जापान सी है, और इधर क्या है, पैसिफिक ओशन। इट कनेक्ट्स विद द पैसिफिक ओशन एंड जापान ओशन, क्या, सुगारू जल संधि। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी अबाउट जापान। अब जापान क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए जापान में कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर है, मशीन प्रोडक्शन है, टेक्सटाइल्स है, पेपर पल्प है, उनकी बड़ी मेजर इंडस्ट्रीज हैं। तो कुछ ऐसे शहर हैं जो कि लीडिंग प्रोड्यूसर हैं इन द टर्म्स ऑफ शिप बिल्डिंग। तो क्या क्या है वहाँ, क्या कौन कौन से शहर हैं, टोक्यो, योकोहामा, आपने नाम सुना होगा, इसका टायर भी आते हैं योकोहामा के, टोक्यो है, कावासाकी इसकी बाइक भी आती है, नागासाकी जहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, न्यूक्लियर बॉम्ब, कोबे। फिर हम बात करें ऑटोमोबाइल सेक्टर की, तो ये कहाँ कहाँ पर है, ये टोक्यो में, योकोहामा, ओसाका, हिरोशिमा और नगोया। एक नगोया प्रोटोकॉल भी पढ़ते हैं हम एनवायरनमेंट में। सीमेंट इंडस्ट्रीज कहाँ है, टोक्यो में हिताची है, ओसाका, नगोया। ये कुछ ऐसे फेमस शहर हैं जो कहीं ना कहीं इंटरनेशनली अपने प्रोडक्शन के लिए, अपनी इंडस्ट्री के लिए वेल नोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट स्टेट स्पॉन्सर्ड होम स्टेज बुकिंग पोर्टल। भारत के किस राज्य के द्वारा होम स्टे बुकिंग पोर्टल को राज्य ने प्रायोजित किया है, स्टेट ने स्पॉन्सर किया, मतलब स्टेट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाएगी, ना कोई बीच में कट कमीशन जो है सरकार लेगी। तो देखिए 4 ऑप्शन है, चारों हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, केरल भी है, सिक्किम है, उत्तराखंड और महाराष्ट्र। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर, राइट आंसर ऑप्शन सी इज उत्तराखंड। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बोला है कि हमने एक पोर्टल लॉन्च किया है www.uttarstays.com। क्या करेगा ये पोर्टल, इट विल फैसिलिटेट दी होम स्टे ओनर्स, जो होम स्टे होते हैं, छोटे होटल्स होते हैं, होम स्टे, और जो बुकिंग करने वाले ट्रेवलर्स हैं, टूरिस्ट हैं, उनको करेगा कनेक्ट। एक प्लेटफॉर्म देगा जिसमें कि अभी वर्तमान में करीब 5,000 होम स्टे जो हैं वो इससे जुड़े हुए हैं इस पोर्टल से। और इसका एडवांटेज ये रहेगा, जो होम स्टे ओनर्स हैं, होम स्टे के मालिक हैं, उन्हें किसी प्रकार की रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी है, not to pay, they need not to pay any kind of integration charges like registration fees as well as the percentage of profit। अब वो कितना रेवेन्यू कमा रहे हैं उसमें से भी किसी प्रकार का कोई शेयर गवर्नमेंट ऑफ
उत्तराखंड को शेयर नहीं करना है, ये ध्यान रखिए। अब हम उत्तराखंड की बात करें तो हम देख ले, दो नाम देख लेते हैं कि वहां के चीफ मिनिस्टर कौन है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है जो कि बीजेपी पार्टी से आते हैं। सेकंड है गवर्नर, वहां के गवर्नर कौन है वर्तमान में, रिटायर्ड जनरल श्री गुरमीत सिंह जी हैं, ये वर्तमान में उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। ऐसा क्या हुआ है कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज आइडेंटिफाइड ए न्यू स्पीसी, का नाम है, स्पीसी का नाम है फ्लोगेकेंथस, फ्लोगेकेंथस सुधांशु शेखरी, एक प्रजाति है। अब आपको बताना है कि ये क्या है, ये मतलब क्या नहीं, मतलब ये किस स्टेट के अंदर पाई गई है। जो भारत का वनस्पति सर्वे, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण है, इसके द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है एक नई प्रजाति को, फ्लोगेकेंथस सुधांशु शेखरी। ये सुधांशु शेखरी है, एक ही हमारे बॉटनिकल साइंटिस्ट हैं, इन्हीं के नाम पे इस प्रजाति का नाम रखा गया है। आपको बताना है 4 स्टेट में कहाँ पर ही पाई गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विच इज अरुणाचल प्रदेश। ना तो उत्तराखंड है, ना तमिलनाडु है, ना मेघालय है, ये ध्यान रखिए अरुणाचल प्रदेश में। और ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है जो आप याद रखिएगा। इट कैन बी आस्क्ड इन एनी एग्जामिनेशन, इवन स्टेट पीसीएस ऑल्सो। हम थोड़ी बात करते हैं इसके बारे में। जो स्पीसीज है ये बिलोंग करती है किससे, अकेंथेसी फैमिली से, अकेंथेसी फैमिली से बिलोंग करती है। और जीनस क्या है इसका, फ्लोगेकेंथस, फ्लोगेकेंथस तो इसका जीनस है, और ये एकेंथेसी इसके फैमिली है, और इस प्रकार की प्रजाति है जो कहाँ मिली है, अरुणाचल प्रदेश में। अब बेसिकली इसका नाम रखा गया है टू ऑनर डॉक्टर सुधांशु शेखर दास। सुधांशु शेखर दास जी हैं, ये क्या है, इन्होंने एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया है इन द फील्ड ऑफ प्लांट एंड इकोलॉजिकल रिसर्च। जो पादपों के बारे में जो रिसर्च होती है, पारिस्थितिक रिसर्च, उसमें काफी बड़ा नाम है ये डॉक्टर सुधांशु शेखर दास जी का। इसके लिए उन्हें इसीलिए उनके नाम पर इस प्रजाति का नाम रखा गया है। और इनका बेसिक वर्क एरिया कौन सा था, ये था हिमालय क्षेत्र। हम बात करते हैं कि ये प्रजाति कहाँ से मिली है, तो ये मिली है ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर है, तो वहीं से जो वहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहां से हमें मिली है हिंदी पापुम, पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट, हो सकता है इसका नाम कुछ और भी हो प्रोनाउंसिएशन में। तो इस स्टेट की इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में प्रजाति मिली है। तो फ्लोगेकेंथस जो है, ये जीन की प्रजातियां हैं, लगभग 13 प्रजातियां पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। 13 प्रजातियां मिलती इस जीनस की भारत के अंदर। और मेनली कहाँ मिलती है, नॉर्थ ईस्टर्न, उत्तर पूर्वी हिमालय है, उत्तर पूर्वी राज्यों और ईस्टर्न हिमालयन स्टेट के अंदर। उत्तर पूर्वी राज्यों में और पूर्वी हिमालय के सिक्किम वगैरह है, वहां पर हमें ये देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या रहता है, बॉडी रहती है। बॉडी क्या है, क्या नाम संस्था का, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण। जो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये हमारी एपेक्स टेक्सोनोमिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें जो वनस्पति की अलग अलग प्रजातियां हैं उनकी पहचान करना, उन पर रिसर्च करना, उनका एक रिकॉर्ड करना, डिजिटाइज रिकॉर्ड हो हमारे पास, जिससे कि हम हमारी जो इनकी कंजर्वेशन है, संरक्षण, उनको इंश्योर कर पाए। और किस संस्था के, किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन ये संस्था आती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता के अंदर, ये आप याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब होती है, ये स्थापना होती है ब्रिटिश एरा में, इन द ईयर 1890, 1890 में 13 फरवरी को इसकी स्थापना होती है। तब कौन थे, अंडर द डायरेक्शन ऑफ सर जॉर्ज किंग। सर जॉर्ज किंग है, उनका मानना था कि जो ब्रिटिश भारत है उसमें जो विभिन्न प्रकार की प्लांट है, जो अलग अलग पौधे हैं, उनके बारे में हमें क्या हो, जानकारी हो, कौन कौन सी प्रजातियां मिलती हैं, उनका क्या एडवांटेजेस है, उनका रिकॉर्ड बनाना, ये था किसका, इसका मैंडेट था। अब उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि जो ये संस्था है, इसने अपने जो काम करने का क्षेत्र है उसको बढ़ाया, ब्रॉडन किया है। इसके अंदर बायोसिस्टमेटिक्स रिसर्च के अंदर, फ्लोरिस्टिक स्टडीज यानी पादपों के जो पेड़ पादप हैं उन पर जो स्टडीज होती हैं उन पर किया। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन, मतलब इनका रिकॉर्ड क्रिएट करना, दस्तावेजीकरण करना, डेटाबेस बनाना किसका, ऑफ नेशनल बॉटनिकल कलेक्शन, जो राष्ट्रीय वनस्पति संकलन है उसका क्या करना, एक डेटाबेस क्रिएट करना, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों को हेल्प कर पाए, हमको सिक्योर और प्रिजर्व कर पाए। साथ ही साथ डिजिटाइजेशन ऑफ हर्बेरियम स्पेसिमेंस, वनस्पति के अलग अलग जो हमारे पास नमूने हैं उनका क्या करना, संकलन करना। साथ ही प्रेजेंटली जो है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसके कुल कितने सेंटर हैं, तो 11 रीजनल सेंटर्स, ध्यान रखिएगा आप, कितने, 11 रीजनल सेंटर्स।
अब हम कुछ बात करते हैं कुछ छोटी न्यूज की, शॉर्ट ऐसी न्यूज जो कि मतलब एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो पहली न्यूज आती है सुभाष दांडेकर जी की। देखिए हाल ही में कुछ दिन पहले इनका निधन हुआ था। सुभाष दांडेकर बहुत ही चेयरमैन एमरिटस ऑफ टोकुयू कैमलिन। एक आपने कंपनी का नाम सुना हो कैमलिन, जिसके कई सारे जो हैं पेन्स भी आते हैं, कलर्स भी आते हैं, वाटर हाइलाइटर्स भी आते हैं, अलग अलग जो आर्टिस्ट हैं उसके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं कैमलिन का। बेसिकली क्या है, ये कंपनी भारत की कंपनी है। इसके संस्थापक थे दिगंबर दांडेकर जी। वो थे सुभाष दांडेकर जी के पेरेंट फादर थे, और उन्होंने इनसे ही उन्होंने कंपनी को सक्सेशन में लिया है। और ये कंपनी की शुरुआत कब हुई है, ये हुई है इन द ईयर 1931। लेकिन क्या होता है, लगभग 2011 के आसपास जापान की कंपनी है, उसमें इसने जापानी कंपनी ने लगभग 50% अराउंड स्टेक लिया था। तब से इसका नाम बदल गया टोकुयो कैमलिन। याद रखिएगा आप, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सुभाष दांडेकर जी हैं, इनका संबंध किस क्षेत्र से है, तो इनका संबंध है, एक बिजनेसमैन थे, कैमलिन कंपनी के संस्थापक थे। अब साथ ही साथ क्या किया इन्होंने, जो फार्मास्यूटिकल्स है उसके अंदर भी, और जो केमिकल्स हैं फाइन केमिकल्स, उसके अंदर इन्होंने अपना बिजनेस को एक्सप्लोर किया है। क्लियर। अच्छा हम बात करते हैं चंद्रमा पर पानी की, वाटर एट मून। देखिए ऐसा क्यों हुआ है कि, हुआ क्या कि जो चीन का मिशन है, चैंग ई 5 मिशन, इसके द्वारा क्या हुआ 2020 में, जब ये मिशन वापस आया तो इसके साथ कुछ मिट्टी थी चांद चंद्रमा की। उस मिट्टी के अंदर पाया गया है कि दैट देयर आर सम हाइड्रेटेड मिनरल्स कंटेनिंग मॉलिक्यूलर वाटर। इन ऐसा पाया गया है कि कुछ मात्रा में जो मिट्टी है उसके अंदर पानी के अवशेष मिलने की, हो सकता है कि पानी की उपलब्धता हो वहां पर। ऐसा किसमें मिला है, चांग ई 5 मिशन है, जो बताता है कि चंद्रमा की सतह पर जो है पानी की उपलब्धता है। इससे पहले क्या किसी ने प्रयास किया, बिल्कुल किया है। जब 2009 में भारत का चंद्रयान मिशन था, चंद्रयान 1 था, इसके द्वारा जो इसके द्वारा ये पता लगाया कि वहां पर हाइड्रेटेड मिनरल्स मिल रहे हैं। ठीक है, ये हुआ। नेक्स्ट क्या, नासा है। नासा के द्वारा जो मिशन था, उसके द्वारा बताया गया कि वहां पे सबसे सबसे बड़ी क्रेटर झील है। क्या नाम है क्रेटर, क्रेटर है उसका नाम है क्लेवियस क्रेटर। यहाँ पर भी जो है पानी के अवशेष पाए गए हैं। किसने कहा, ये नासा के द्वारा। तो मतलब चंद्रमा पर पानी है, ऐसी संभावनाएं हमें दिख रही हैं। हम बात करते हैं किसकी, एक जो लैब ग्रोन मीट होता है, आप जानते हैं लैब ग्रोन डायमंड तुमने पढ़ा है कि प्रयोगशाला में जो जनित डायमंड कैसे बनता है, इंटेंस प्रेशर और इंटेंस टेम्परेचर कंडीशन के अंदर। वैसे ही बन रहा है लैब ग्रोन चिकन। ध्यान रखिए, सिंगापुर पहला कंट्री है विश्व का जिसने 2020 में लैब ग्रोन प्रयोगशाला वर्जित मीट को खाने की अनुमति दी थी। और रिसेंटली यूके के द्वारा भी क्या हुआ था कि जो वहाँ के पेट हैं, मतलब पालतू पशु हैं, उनके लिए क्या लैब ग्रोन मीट की अनुमति दी थी यूके ने। ध्यान रखिए, सिंगापुर पहला विश्व का पहला देश है जिसने कि लैब ग्रोन मीट को, लैब कल्टीवेटेड मीट को अलाउ किया था फॉर द कंजम्पशन। और सेकंड जो यूएस है, क्लियर, जिसने की कॉमर्शियल सेल को अलाउ किया है। अच्छा हम बात करते हैं रिवीजन क्लास की। हम बात कर रहे हैं 19 और 20 जुलाई की। उस समय क्या हुआ था कि कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट हैज पास द लेजिस्लेशन टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू द लोकल्स इन दी प्राइवेट जॉब्स इन टर्म्स ऑफ नॉन मैनेजरियल एज वेल एज दी मैनेजमेंट जॉब्स। तो क्या था कि जो प्रबंधकीय जॉब है उनमें प्रबंधकीय कार्य होंगे उसमें कितना आरक्षण मिलेगा कर्नाटक के निवासियों को, 50%, 50%। और जो नॉन मैनेजमेंट जॉब है उनमें कितना मिलेगा, 75%। बट क्या होता है कि जो नेस्कॉम संस्था है हमारी, ये क्या है, जो हमारे आईटी इंडस्ट्री है, शीर्ष संस्था है, एपेक्स बॉडी है, इसके द्वारा और साथ ही साथ कुछ आईटी इंडस्ट्रीज के द्वारा अपोज किया गया कि आप जो बिल लेकर आए हो अबाउट द रिजर्वेशन ऑफ कर्नाटका सिटीजन्स इन दी प्राइवेट सेक्टर, ये हम इसको अपोज करते हैं। ये हेल्थी, ये इस इंडस्ट्री के लिए हेल्थी नहीं रहेगा। तो नेस्कॉम ने क्या किया, इसका विरोध किया था। अब नेस्कॉम क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आईटी इंडस्ट्री का एक एपेक्स, आईटी इंडस्ट्री है उनकी एपेक्स संस्था है। क्या, नेस्कॉम की स्थापना कब होती है, इन द ईयर 1988। इट इज द नॉट फॉर प्रॉफिट इंडस्ट्री एसोसिएशन, इट इज द एपेक्स बॉडी फॉर द आईटी इंडस्ट्री। हम ये पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में और अभी भी। वर्तमान चेयरमैन कौन है, मिस्टर राजेश नाम्बियार जी हैं, वर्तमान में चेयरमैन है किसके, नेस्कॉम के। अच्छा ये कुछ मेडल्स के बारे में बात की, टोक्यो ओलंपिक के मेडल टोक्यो ओलंपिक के अंदर भारत की ओर से किस खिलाड़ी ने कौन से मेडल प्राप्त किए। इसकी वजह क्या है, हमने डिस्कस किया था दैट 117 athletes will participate in the Paris Olympic, पेरिस ओलंपिक। और टोक्यो में कितने गए थे, इन टोक्यो देवर
119 119 खिलाड़ी गए थे। इसीलिए हमने पढ़ा था कि टोक्यो ओलंपिक के अंदर किस खिलाड़ी को कौन सा मेडल मिला है। तो जो नीरज चोपड़ा है उन्हें मिला है गोल्ड मिला था मेंस जेवलिन थ्रो में। इनका जेवलिन थ्रो का रिकॉर्ड था 87.58 मीटर का, ये आप ध्यान रखिएगा। मीराबाई चानू इन्हें सिल्वर मिला है वेट लिफ्टिंग में 49 कैटेगरी के अंदर। राजकुमार रवि कुमार दहिया जी इन्हें मिला है सिल्वर इन दी फ्री स्टाइल रेसलिंग। लवलीना बोरगोहेन है इन्हें मिला है बॉक्सिंग के अंदर। पीवी सिंधु है इन्हें मिला है ब्रॉन्ज मिला है किसके अंदर, बैडमिंटन के अंदर। क्लियर। इंडियन हॉकी टीम है इसे मिला पूरी इंडियन मेंस हॉकी टीम को मिला है ब्रॉन्ज मिला है। बजरंग पूनिया है ये हमारे रेसलर हैं और इन्हें मिला है ब्रॉन्ज। तो एक गोल्ड, दो सिल्वर और चार ब्रॉन्ज मिले हैं टोक्यो ओलंपिक्स में। ठीक है, अभी बात कर ली कि 117 एथलीट्स जो हैं ओलंपिक के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और लकीली लकीली तो क्या बहुत ही मेहनत के बाद जो हमें ब्रॉन्ज मिला है पहला इस ओलंपिक के अंदर जी 10 मीटर शूटिंग। और ये भी दिलाया है मनु भाकर जी के द्वारा। इस मनु भाकर हैं उन्होंने हाल ही में ये हमें ओलंपिक का पहला ब्रॉन्ज मेडल इस बार भारत के लिए एक गौरवान्वित प्राउड मोमेंट था कि हमें एक ब्रॉन्ज मेडल कांस्य पदक मिला है इसमें शूटिंग के अंदर। अभिनव बिंद्रा थे वो भारत के पहले से खिलाड़ी थे जिन्होंने पहली बार मेडल जीता गोल्ड मेडल इन दी 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग, जिस इवेंट में मनु भाकर ने जीता एक ब्रॉन्ज। ये कब जीता, 2008 की बीजिंग ओलंपिक्स में। किसने जीता है, मिस्टर अभिनव बिंद्रा जी ने जीता है। नेक्स्ट हम बात करें मीराबाई चानू की। मीराबाई चानू इज द सेकंड लेडी आफ्टर द कर्णम मल्लेश्वरी हु वॉन अ मेडल इन दी वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। कर्णम मल्लेश्वरी हैं इन्होंने सिडनी ओलंपिक्स में जीता है ब्रॉन्ज। और जो मीराबाई चानू है इन्होंने जीता सिल्वर जीता है। मीराबाई चानू ने सिल्वर जीता वेट लिफ्टिंग के अंदर। क्लियर। अच्छा, अब नेक्स्ट न्यूज आ रही है हरियाणा गवर्नमेंट की। तो हरियाणा गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड दैट दे विल प्रोवाइड 10% रिजर्वेशन टू अग्निवीर इन दी गवर्नमेंट जॉब्स इन बी एंड सी कैटेगरी। बी और सी जो ग्रेड की कैटेगरी, बी और सी ग्रेड की जॉब्स हैं उनमें अग्निवीर को 10% आरक्षण दिया जाएगा इन दी हरियाणा गवर्नमेंट। अब ये कैसा आरक्षण होगा, देखिए जैसे कि कौन कौन सी जॉब्स हो सकती हैं, कांस्टेबल हो सकते हैं, माइनिंग गार्ड हो सकते हैं, फॉरेस्ट गार्ड हो सकते हैं और जेल वार्डन हो सकते हैं। इस प्रकार की जो बी और सी ग्रेड की जॉब्स हैं उनमें इनको दिया जाएगा आरक्षण। अब साथ में क्या बात है कि इसमें कटौती दी गई है कि अगर पहली बार जो अग्निवीर होंगे वो एग्जाम देंगे तो उन्हें 3 साल की छूट मिलेगी इन दी एज। और जो पहला बैच होगा, फर्स्ट बैच ऑफ अग्निवीर विल बी प्रोवाइडेड 5 years ऑफ रिलैक्सेशन इन दी एज। ये आप ध्यान रखिए किस स्टेट ने किया है, हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है दैट वी विल प्रोवाइड रिजर्वेशन अप टू 10% टू अग्निवीर। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज है असम से। असम में क्या हुआ कि असम सरकार ने बोला कि दैट वी विल टेबल द असम मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1935। हम एक ऐसा बिल लेकर आएंगे जो 1935 के इस एक्ट को बदल देगा। क्यों बदलेगा, उसकी वजह है। इस एक्ट के तहत क्या होता है कि मुस्लिम जो मुस्लिम समुदाय हैं उनकी शादी और उनके तलाक का होता है रजिस्ट्रेशन। अब क्या होता है कि हमारे यहाँ सबसे कम एज क्या है, 18 ईयर्स फॉर गर्ल्स, 21 ईयर्स किसके लिए है, फॉर दी बॉय। अब इस एक्ट के तहत क्या होता है, ऐसे ऐसे कपल जिनकी शादी इस एज से पहले हो जाती उनका भी क्या होता है, मैरिज का होता है रजिस्ट्रेशन। तो कहीं ना कहीं जो है ये चाइल्ड मैरिज को करता है प्रमोट, ऐसा स्टेट गवर्नमेंट का मानना है। और इसी को दूर करने के लिए सरकार जो है, राज्य सरकार ऐसा बिल लेकर आ रही है जिसमें कि एज को चेंज किया जाए। ध्यान रखने वाली बात है कि हर पांच में से एक जो लड़की है उसका होता है बाल विवाह और हर 6 में से 2 बच्चों का, जो बॉयज हैं उनका होता है बाल विवाह। 6 में से एक बच्चे का होता है, माफ कीजिए 2 नहीं है, एक लड़का है। 5 लड़कियों में से एक लड़की तो बाल विवाह का शिकार होती है और 6 लड़कों में से एक लड़का बाल विवाह का शिकार होता है। ध्यान रखने वाली बात क्या है, इन द ईयर 1929 इंडिया पास द मैरिज कंसेंट एक्ट, एज ऑफ मैरिज कंसेंट एक्ट 1929 में पास हुआ था। हम क्या कह सकते हैं, शारदा एक्ट। ठीक है, और इसी को चेंज किया गया, इसमें थी एज 14 और 16 वर्ष। 1978 में एक्ट आता है, इसमें होती है 18 और 21।
2006 में भी इसमें अमेंडमेंट होता है, लेकिन सेम एज रहती है 18 और 21। अब ध्यान रखने की बात क्या है, इन द ईयर 2020 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप है जया जेटली टास्क फोर्स टू रिवाइज द एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स एंड बॉयज। तो जो जया जेटली टास्क फोर्स है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका संबंध किससे है, टू डिफाइन द न्यू एज और सिमिलैरिटी इन एज फॉर द बॉयज एंड गर्ल्स टू गेट मैरिड। शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए एक सही उम्र क्या होनी चाहिए, उसका काम किसे दिया गया है, जया जेटली टास्क फोर्स को। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ऑपरेशन पराक्रम। देखिए हमने इसलिए पढ़ा था, एक फॉर्मर आर्मी चीफ है एनसी विच, इनकी बुक आई थी, बुक का नाम था अलोन इन द रिंग। इन्होंने कहा था कि 1999 में जो कारगिल वॉर हुआ था उसमें और 2000 का जो पार्लियामेंट अटैक था उसके अंदर, 99 का जो 1999 में कारगिल युद्ध था उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के द्वारा जो हमारी आर्मी है उनको इतने इनपुट थे बट उन्होंने इतना एक्शन प्रिवेंटिव एक्शन नहीं लिया। तो उस किताब में बात की गई ऑपरेशन पराक्रम की। क्यों, क्योंकि एनसी विज जो है ऑपरेशन पराक्रम के टाइम एक वाइस चीफ थे आर्मी के। क्लियर। तो होता क्या है कि दिसंबर 13 2001 को सरकार ने क्या किया, सरकार मतलब होता क्या है कि पार्लियामेंट में अटैक होता है, उसके रिटेलिएशन में, उसके जवाब में 13 दिसंबर 2001 को हम ऑपरेशन लॉन्च करते हैं जिसमें कि क्या था, फर्स्ट फुल स्केल मोबिलाइजेशन होता है आर्मी का आफ्टर दी 1971 वॉर। 1971 के युद्ध के बाद जो है पहली बार ऐसा हुआ कि फुल स्केल पर हमने बड़ी मात्रा में हमारी आर्मी को मोबिलाइज किया है। इसी बात किसमें की, ऑपरेशन पराक्रम। इसका संबंध किससे है, पार्लियामेंट अटैक से, संसद पे हमला हुआ था उससे। और एनसी विज ने, फॉर्मर आर्मी चीफ है एनसी विज, उन्होंने किताब लिखी है अलोन इन दी रिंग। अच्छा, यूके एक पहला यूरोपीय देश है, यूके इज द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू अप्रूव लैब ग्रोन मीट और स्टार्टिंग विद द पेट फूड। जो वहाँ के पालतू पशु हैं उनके लिए जो है लैब ग्रोन या लैब कल्टीवेटेड मीट को इन्होंने परमिशन दी है टू बी सेल। अच्छा, नेक्स्ट है न्यूज है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR। इसके द्वारा क्या हुआ है कि ये संस्था है, इसके द्वारा जो परिषद, इसके द्वारा कहा गया है दैट 16 जुलाई को प्रोग्राम लॉन्च किया, वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, जो कृषि और बागवानी है, कृषि और एनिमल हस्बेंड्री है, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, इसके तहत क्या हो, इस फील्ड में अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग स्कीम पर, अलग अलग थीम पर काम करें जिससे कि हम इसमें इनोवेशन ला सकें। ये किसका ऑब्जेक्टिव है, ICAR का वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम का। नेक्स्ट न्यूज है वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024। ये हुई थी टेक्सास US के अंदर, भारत को मिला है, भारत के शौर्य बाबा हैं, इन्हें मिला है ब्रॉन्ज मेडल। क्लियर। और इनसे पहले क्या हुआ, इनसे पहले खिलाड़ी और थे कुश कुमार, ठीक है, वो भी इस इवेंट में, इस कंपटीशन में, चैंपियनशिप पार्टिसिपेट किया था। क्लियर। सेमीफाइनल के अंदर इन दी ईयर ऑफ 2014। और जो कुश कुमार है ये भी क्या है, स्क्वैश चैंपियन है, इन्हें मिला है एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, एशियन गेम्स में मिला है गोल्ड मेडल। और ये शौर्य बाबा से पहले भारतीय ऐसे खिलाड़ी थे जो कि 2014 में इस चैंपियनशिप के अंदर सेमीफाइनल्स तक पहुंचे थे। क्लियर। नेक्स्ट है मिस्टर शिवराज सिंह चौहान, द चीफ मिनिस्टर नहीं है अभी, ये कैबिनेट मंत्री हैं भारत सरकार में। इन्होंने कुल 3 बुक्स को अनवील किया है। ठीक है, कौन कौन सी बुक्स है, विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 1, हमारी उम्मीदों को पंख, इस तरह का है ये, विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 1 है। इसमें क्या है कि जो राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनके फर्स्ट ईयर के जो राष्ट्रपति कार्यकाल का पहला वर्ष था, उन्होंने कुल 75 स्पीचेस दी थी, 75 स्पीचेस दी थी, उन्हें वक्तव्य दिए थे, उनका संकलन मिलता है हमें किसके अंदर, विंग्स टू आवर होप्स इन दी वॉल्यूम 1। नेक्स्ट है राष्ट्रपति भवन हेरिटेज मीट्स दी प्रेजेंट। देखिए नाम से पता पड़ रहा है, हेरिटेज मीट्स दी प्रेजेंट मींस इट डील्स अबाउट द आर्किटेक्चरल ग्लोरी ऑफ राष्ट्रपति भवन। ये जो राष्ट्रपति भवन की स्थापत्य कला है वो कितनी अनूठी है, उसके बारे में जानकारी कहाँ मिलती है, हिंदी राष्ट्रपति भवन हेरिटेज मीट्स दी प्रेजेंट। नेक्स्ट बुक है, तीसरी है कहानी राष्ट्रपति भवन की। कहानी राष्ट्रपति भवन की बुक में क्या है, अब तक जो भारतीय राष्ट्रपति रहे हैं उन सब ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया है उसकी जानकारी मिलेगी किसमें, राष्ट्रपति कहानी राष्ट्रपति भवन की में। अच्छा, नेक्स्ट है नेल्सन मंडेला जी। देखिए होता क्या है कि हर वर्ष हम जो है क्या करते हैं, 18 जुलाई को
नेल्सन मंडेला दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? बिकॉज ही कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉर द पीस ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में शांति के लिए बहुत प्रयास किया, इसलिए 2010 से 2010 से जो है हम क्या मना रहे हैं? नेल्सन अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला डे। और इसकी शुरुआत कब की थी? 2010 से। 2009 में यूएन के द्वारा एक रेजोल्यूशन प्रस्ताव लाया गया था, उसे पास कर दिया गया। तो नेल्सन मंडेला जी, इन्हें मिला है 1993 का नोबेल शांति पुरस्कार। 1993 का नोबेल पीस पुरस्कार, नोबेल पीस अवार्ड इन द ईयर 1993 किसे मिला है? नेल्सन मंडेला जी को। अच्छा, एक बुक है, बुक का नाम है पावर विद इन। पावर विद इन किसने लिखी है? ये लिखी है आर बाला सुब्रमण्यम जी के द्वारा। इसका बुक का पूरा नाम है पावर विद इन, द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। देखिए ये बुक है, इसमें क्या बताया गया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उनके आने के बाद जो भारत के प्रति पर्सपेक्टिव, जो नजरिया है वेस्ट का और ईस्ट का, ये किस प्रकार बदला है और क्या किस प्रकार से भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसे फ्रेम किया गया है अंडर दी लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये बुक किसने लिखी है? आर बाला सुब्रमण्यम जी ने। बुक का नाम क्या है? पावर विद इन, द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट नाम मिलता है अरुणिमा सिन्हा जी का। ये क्या है? भारत की पर्वतारोही। शी इज द इंडियन माउंटेनियर हु बिकेम द वर्ल्ड फर्स्ट एम्प्यूट विमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट इन द ईयर 2013। 2013 में जो है इन्होंने पहली एम्प्यूट महिला थी जिन्होंने की माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। और इनकी बुक का नाम है बॉर्न अगेन ऑन दी माउंटेन। किताब का नाम है बॉर्न अगेन ऑन दी माउंटेन। ये किताब लिखी अरुणिमा सिन्हा जी ने। क्लियर? नेक्स्ट है इंटरनेशनल मून डे। ये कब मनाते हैं? तो इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 20 जुलाई। क्यों मनाते हैं? इसकी वजह है कि इन द ईयर 1969 तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है और बस एल्ड्रिन, ये दोनों लैंड करते हैं नासा के अपोलो 11 मिशन से। कहां पर? मून की सरफेस पे। इसलिए क्या है, उसकी याद में मनाते हैं इंटरनेशनल मून डे। 20 जुलाई को मनाते हैं। और साथ ही साथ इस दिन मनाते हैं इंटरनेशनल चेस डे। ध्यान रखिएगा, चेस डे कब मनाते हैं? 20 जुलाई को। और इंटरनेशनल मून डे मनाते हैं 20 जुलाई को। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन दोनों गए थे नासा के अपोलो 11 मिशन के थ्रू टू दी सरफेस ऑफ मून, इसलिए मनाते हैं इंटरनेशनल मून डे। अब रशिया ने भी एफर्ट किया था इन द 1976। लूना 24 नाम से रशिया का मिशन था। लूना 24 जो गया था चंद्रमा पर। और चीन ने प्रयास किया था इन द ईयर 2013 मिशन U2 के द्वारा। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं ओलंपिक्स की। क्योंकि क्या हुआ था, एक क्वेश्चन था उसमें पढ़ा था हमने कि 20 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो उसमें ऑप्शन था एक इंटरनेशनल ओलंपिक डे, इंटरनेशनल ओलंपिक डे। इसलिए जो हमने उस दिन डिस्कस किया था दैट ओलंपिक की हिस्ट्री क्या है और वर्तमान में ओलंपिक जो है इसे संस्थापक किसे कहा जाता है, जो रिंग्स है उनका महत्व क्या है, इसके बाद बात करने वाले। तो द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी was founded in Paris in the year 1894 on 23 जून। तो 23 जून को जो है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना फ्रांस के पेरिस में होती है 23 जून 1894 को। बैरन पीरे डे कुबर्तिन है, इनको माना जाता है फादर ऑफ दी मॉडर्न ओलंपिक्स। तो आधुनिक ओलंपिक्स है, इनके जनक किसे मानते हैं? बैरन पीरे डी कुबर्तिन को। जो पहले आधुनिक ओलंपिक है, फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स, ये कहाँ हुए? एथेंस, इसकी राजधानी है, इन द ईयर 1896। देखिए 1894 2 साल पहले तो बनती है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, 2 साल बाद कहाँ होते हैं? ग्रीस में ओलंपिक्स। जो 2024 के ओलंपिक हो रहे हैं पेरिस में, इसकी थीम क्या है? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। ये आप जरूर याद रखिएगा, ये अगले जो 1 साल एग्जाम होंगे उनमें पूछा जाने की संभावना रहेगी कि 2024 का ओलंपिक गेम्स उसकी थीम क्या है? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। अगर हम बात करें ओरिजिनल मोटो की, तो इसका ओरिजिनल मोटो क्या था? CTS LTS 40S। CTS LTS 40S लैटिन वर्ड्स हैं, इसका मतलब होता है कि फास्टर। CTS मतलब फास्टर, LTS मींस हायर, 40S मींस स्ट्रॉन्गर। लेकिन 2021 में जब जापान के टोक्यो में ओलंपिक्स होते हैं जो 2020 में होने थे, उसमें एक नया वर्ड जोड़ा गया, कम्युनिटर मींस टुगेदर। नई थीम क्या बन गई है? CTS LTS 40S एंड कम्युनिटर। ये ध्यान रखिए आप, नई बन गई है। अब हम बात करते हैं 5 रिंग्स की।
जो ओलंपिक के अंदर में दिखती है 5 रिंग्स प्रकार से, उनका महत्व क्या है, उसे डिजाइन किसने किया है, क्लियर। तो इसके डिजाइन किया गया इन द ईयर 1913 बैरन पियर डी कुबर्तिन। जो पियर डी कुबर्तिन है, इनके द्वारा 1913 में रिंग्स डिजाइन की गई थी। इसमें कुल कलर हैं 5, ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड। ये कलर इसलिए किए गए हैं सेलेक्ट बिकॉज दीज कलर्स कैन बी सीन इन एनी नेशनल फ्लैग ऑफ कंट्रीज लोकेटेड ग्लोबली। विश्व के जो सभी देश हैं उनमें किसी न किसी देश, हर देश के झंडे में, हर देश के राष्ट्रीय ध्वज में इनमें से एक न एक रंग जरूर मिलेगा, क्लियर। और ये साथ ही साथ क्या है, जो हमारे 5 कॉन्टिनेंट्स है, 5 कॉन्टिनेंट्स हैं, 5 महाद्वीप हैं, उनको करता है रिप्रेजेंट, लाइक एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप एंड ओशियनिया। ये करता है रिप्रेजेंट बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दी 5 कलर्स, 5 रिंग्स। अच्छा, एक महिला है रही है उर्सुला वॉन डेर लेयन। इनकी नियुक्ति हुई है एज दी सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन यूरोपीय संघ है, उसकी अध्यक्षा के रूप में यूरोपीय पार्लियामेंट के द्वारा यूरोपीय संसद ने उर्सुला वॉन डेर लेयन को अपॉइंट किया है, इलेक्ट किया है। अच्छा, साथ ही हमने पढ़ा था कि इसमें 4 ऑप्शंस थे, उनमें से एक था यूएनजीए का था कि क्या जो इनकी नियुक्ति की है एज ए यूएनजीए, यूएन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट के तौर पर की गई, तो नहीं। त्रिनिदाद एंड टोबैगो एक देश है, उसके वहां के नागरिक हैं डेनिस फ्रांसिस, ये वर्तमान में है संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष। डेनिस फ्रांसिस कहाँ से है, ध्यान रखिएगा, त्रिनिदाद, त्रिनिदाद एंड टोबैगो कंट्री से बिलोंग करते हैं, और ये वर्तमान में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा क्या है, वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अच्छा, हाल ही में क्या हुआ है कि हमने जन औषधि केंद्र है ये ओपन किया है, जन औषधि केंद्र ओपन किया है मॉरिशस के अंदर। जो हमारे विदेश मंत्री हैं मिस्टर एस जयशंकर जी हैज इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ओवरसीज जन औषधि केंद्र इन दी मॉरिशस। का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, जो जेनेरिक मेडिसिन हमारी, टू प्रोवाइड जेनेरिक मेडिसिन एट अफोर्डेबल कॉस्ट, एट अफोर्डेबल कॉस्ट, क्लियर। अच्छा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बात आ रही है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की थी, लाड़का भाऊ योजना। लाड़का भाऊ योजना, इसका ये किस प्रकार की योजना है, तो इट इज अ काइंड ऑफ प्रोवाइडिंग जॉब ट्रेनिंग एंड स्टाइपेंड्स। जॉब की ट्रेनिंग भी दी जाएगी, प्लस उन्हें क्या मिलेगा, स्टाइपेंड, यानी एक वृत्ति का मिलेगी, पत्ता मिलेगा एक तरह से, वो मिलेगा। इस योजना के तहत हमने पढ़ा था 2 स्कीम्स थी, लाड़की बहन योजना और लाड़का बहू योजना। तो लाड़का बहू योजना जो है 18 से 35 साल के युवा हैं, जो क्या होने चाहिए, या तो होने चाहिए 12th पास या होने चाहिए डिप्लोमा होल्डर, और या होने चाहिए ग्रेजुएट। और ये जो कंडीशन तब है दैट द कैंडिडेट, जो आवेदन करता है, एप्लीकेंट है, वो किसी कोर्स में करंट ईयर में एनरोल नहीं होना चाहिए। मतलब उनके पास या तो 12th पास कर ली हो, डिप्लोमा कोर्स हो, आईटीआई कोर्स हो, या फिर डिग्री उनके पास ऑलरेडी हो। ऐसा नहीं कि डिग्री के फाइनल ईयर में हो या 12th पढ़ रहे हो तो अप्लाई करेंगे, नहीं, उनके पास ही कोर्स की डिग्री सर्टिफिकेट होना जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूविन पोर्टल की। यूविन पोर्टल है, सेम पोर्टल हमने देखा था कोविन नाम से, क्या था, कोविन, ड्यूरिंग दी कोविड 19 पेंडेमिक। तो कोविड 19 महामारी थी, उसमें भी क्या था, कोविड कोविन नाम से एक पोर्टल बनाया गया, जिसमें कि व्यक्ति अपना जो है रजिस्ट्रेशन कर सकता है फॉर दी वैक्सीनेशन। अब ये पोर्टल जो है यूविन पोर्टल, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, सरकार का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, सार्वभौमिक टीकाकरण अभियान। इसके तहत सभी महिलाएं हैं, सभी गर्भवती महिलाएं हैं, और 5 साल से छोटे बच्चे, इन सभी को टीके लगे हैं या नहीं लगे, इनका क्या करना, डिजिटल रिकॉर्ड करना। साथ ही साथ जो वैक्सीन के डोजेज है हमारी, कितनी वैक्सीन से डोज हमारे पास बची हुई है, कितनी रिक्वायरमेंट है, इसका क्या होगा, टाइमली एडमिनिस्ट्रेशन होगा। मतलब रियल टाइम पर इसका क्या होगा, मैनेजमेंट देखा जाएगा, कितनी वैक्सीन हमारे पास सरप्लस में है, किसके नीड है, ये कहाँ देखा जाएगा, यूविन पोर्टल पे। और साथ ही साथ जो हमारी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, 5 साल से छोटे बच्चे हैं, उनका वैक्सीनेशन कितना हुआ है, उसको भी इंश्योर किया जाएगा थ्रू दी यूविन पोर्टल। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। हम पढ़ चुके सारा, क्लियर। आज की जो हमारी क्लास है वही समाप्त होती है।
हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़े कुछ एमसीक्यूज, साथ में हमने डिस्कस किया कुछ करंट अफेयर्स जो कि रिलेवेंट था, और इन बिटवीन जो पिछले 3 से 4 दिनों में जो करंट अफेयर आया है उसकी डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। आप थोड़ा देर रखिएगा, 2 क्लासेस मिस हुई हैं बीच में, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, बट आगे से आगे नेक्स्ट क्लास से हम जो है पीछे क्लास कोई कंटेंट मिस नहीं करेंगे। होपफुली आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ते रहिए, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।